स्वागत है एक बार फिर आप सभी का कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगामकर जी हमारे साथ हैं। आइए अब बात करते हैं बंगाल की। बिहार में मुख्यमंत्री बदलने वाला है, तो वो डेवलपिंग खबर है, उस पर लगातार कुछ भी खबर आएगी आपको देंगे। 3:15 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग जाएगी। अभी तक खबर यही है, इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। और निशांत जो है नीतीश कुमार के बेटे, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, एक और जेडीयू का उप मुख्यमंत्री उसमें सीनियर व्यक्ति बनेगा। ये खबर वहां से, इस पर आगे फिर बात करेंगे। मैं बिहार की बात आपसे क्यों कर रहा था, क्योंकि बंगाल की बात, क्योंकि बिहार के बाद फिर अब बंगाल में आप सोचें अगर बीजेपी जीत जाती है, उत्तर भारत में यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उसके बाद पश्चिम में चले जाइए गुजरात, राजस्थान, मध्य में फिर छत्तीसगढ़, एक झारखंड में अगर आप छोड़ दें, इधर पूर्व में उड़ीसा है, असम उनके पास है, पूर्वोत्तर बीजेपी के मुख्यमंत्री, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। मैं अभी आंध्रा की बात नहीं करता, महाराष्ट्र है, गोवा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो दक्षिण के वो बड़े 4 राज्य अगर आप छोड़ दीजिए, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो फिर भी बीजेपी कुछ प्रेजेंट, आंध्र प्रदेश में उतनी नहीं है। नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं है, अभी सरकार में शामिल है, लेकिन अभी सरकार में शामिल है बीजेपी का। तो इसके अलावा आप देखिए बीजेपी का ग्राफ इस वक्त कितना बड़ा फुटप्रिंट बीजेपी का दिखाई देता है। अगर बंगाल आ जाए तो फिर पूर्वी भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स और ब्रांड ऑफ गवर्नेंस आपको दिखाई देगी। और होम मिनिस्टर ने वहां पर डेरा डाला हुआ है, अमित शाह ने। हमने कई बार बात की कि अमित शाह का वहां पर यह कहना कि मैं यही हूं अब इलेक्शन तक, ये कितना बड़ा एक मैसेज है। रैलियां, रोड शो, आप देखिए वहां पर स्टार कैंपेनर्स में इस वक्त 3 लोग सबसे ज्यादा जुटे हुए हैं। खुद अमित शाह जी तो हैं ही, उनके अलावा प्रधानमंत्री और फिर योगी आदित्यनाथ की बहुत जबरदस्त रैलियां लगी हुई हैं। ममता बनर्जी इस बार नैरेटिव बनाने की बजाय नैरेटिव का जवाब देती हुई दिखाई दे रही हैं। वो अपने दम पर कोई एक ऐसा नहीं लग रहा कि किसी एक बड़े मुद्दे को या अपने काम को लेकर के या अपने मैनिफेस्टो को लेकर के कोई बड़ी बात कोई बना पा रही हूं जो चर्चा में जाए। ज्यादा वो डर के सहारे चल रही है। बीजेपी आएगी तो तुमको डिटेंशन कैंप में डाल देगी, बीजेपी आएगी तो एनआरसी हो जाएगा, बाहर से लोग बुला करके यहां पर वोटिंग कराई जा रही है, बंद हो जाएगी, मछली खाना बंद हो जाएगा, बंगाली भाषा पर संकट आ जाएगा, बंगाली कल्चर खत्म हो जाएगा। तो वो पूरी तरीके से नेगेटिव और एक डर के ऊपर काम करती हुई दिखाई दे रही है, जो भी उसका अंजाम हो। एक शायद और बीजेपी उसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले रही है। वो बार बार जितनी बार वहां से ऐसी बात होती है उसका जवाब देती है कि भाई हमारा आदमी कम से कम इस डर में ना रहे। अभी बंगाल की जनता डर में ना करके कम से कम मन ना बनाए अपना। अमित शाह जी ने एक बात कही, वो मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने कहा कि हमारा पहला मुख्यमंत्री जो बनेगा बंगाल का, वो बंगाल में जन्मा शख्स होगा, वो बांग्ला भाषा बोलने वाला शख्स होगा, वो बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ शख्स होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार बंगाल की जनता निश्चित रूप से बंगाल में परिवर्तन करने जा रही है और 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहां शपथ लेगा, वो सुनिश्चित। भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाली स्पीकिंग, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा व्यक्ति बंगाल का मुख्यमंत्री बना। अब देखिए, वैसे आप ये भी कितनी गजब बात है कि बीजेपी को इस पर सफाई भी देनी पड़ रही है। भाई आप किसी और राज्य में कल्पना करते हैं क्या? यूपी में मुख्यमंत्री यूपी में पैदा हुआ व्यक्ति होगा, यूपी में पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा, या कहीं और किसी और राज्य में। बंगाल में ममता बनर्जी चूंकि इसी पिच पर उनका सारा जोर है, तो बीजेपी भी बार बार जोर दे रही है इस पर। अब अमित शाह जी ने ये कहा तो मुझे तो 1952 की बात आती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जब जनसंघ बनाया उन्होंने, कांग्रेस छोड़ के गए, गुरु गोलवलकर जी से उन्हें समर्थन मांगा, गुरु गोलवलकर जी ने कहा कि ठीक है हम प्रचारक देंगे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि मेरा 2 ही सपने हैं, और एक ही सपना यह है कि भारत का प्रधानमंत्री संघ का स्वयंसेवक बने, और दूसरा बंगाल का मुख्यमंत्री भी संघ का स्वयंसेवक बने। तो उनका एक सपना तो पूरा हो गया, संघ के निकले हुए स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मुझे लगता है कि उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक वाली शर्त निकाल दी ना, फिर वो आप बिहार वाली बात रिपीट कर देंगे यहाँ भी। सर मैं भाजपा के पितृ पुरुष की बात कर रहा हूँ, भाजपा के जो वैचारिक पुरुष है, उन्होंने जो बंगाल के लिए कहा था कि वो बंगाल के थे श्यामा मुखर्जी, उन्होंने कहा था कि संघ निकला हुआ स्वयंसेवक एक दिन बंगाल का मुख्यमंत्री बने। तो मुझे लग रहा है कि अभी उनको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो शुभेंदु अधिकारी, जिससे अमित शाह जी ने बताया है, इसका मतलब शुभेंदु अधिकारी बनेंगे, चेहरा दिखाई दे रहा है वो, हाँ मतलब शुभेंदु अधिकारी बनेंगे तय है। नहीं, लेकिन ये भूल के हवाले से कुछ कहा, ये नहीं, उन्होंने ही तो कहा था ना कि या तो आज का स्वयंसेवक है या कल का स्वयंसेवक है। ये कहा था कि नहीं कहा था? तो आज का स्वयंसेवक हो चुका। लेकिन आप देखिए ये भूल गए कि गंगा वहां से निकल करके
और बंगाल तक जाते जाते क्या हो जाती है। अच्छा चलें, लेकिन जो मैं डर वाली बात आपसे कह रहा था, मैं आपको अमित शाह जी का एक और इंटरव्यू छोटा सा दिखाता हूं। मैं इंडिया टीवी पर आप बंगाल इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। कल वो दुर्गापुर में थे अमित शाह जी और रोड शो कर रहे थे। हमारे सहयोगी पवन नारा बहुत दिनों से बंगाल में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और उन्होंने उनसे एक छोटी सी बातचीत की। उनका जो सवाल था वो था कि भाई ये लोग वोट डालने तो आ जाएं फिर, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस का जो डर है, चुनाव के बाद जो हिंसा पिछले इलेक्शन के बाद हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? मैंने इंटरव्यू सुना तो सवाल ठीक था, मतलब सवाल बनता है वहां पर, बंगाल में रेलेवेंट है। मुझे उस जवाब की उम्मीद नहीं थी जो आया, और जवाब बहुत लोडेड था इसका। आपको भी देख करके सुन करके थोड़ा आश्चर्य होगा, सुनिए। जिस तरह की तस्वीरें अमित शाह जी पिछले कई दिनों में प्रधानमंत्री की शो में दिखी, आपके रोड शो में दिखी, आपका बंगाल को लेकर 26 में आकलन क्या है? देखिए, निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। दुर्गापुर शहर की दोनों सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। यहाँ लोगों से जब हम बात करते हैं तो एक चुप्पी है, एक डर है, और जमीन पर डायलॉग है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री वापस दिल्ली चले जाएंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे जो पोस्ट पोल वायलेंस से थोड़ा डर में? देखिए, मुझे तो कहीं डर दिखाई नहीं पड़ता है। हजारों का हुजूम रोड पर है, और पोस्ट पोल वायलेंस से अगर किसी को डरना है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के इस बार नहीं डरना है। हालांकि हम करेंगे नहीं। यहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री आने जा रहा है। वो कह रहे हैं पोस्ट पोल वायलेंस से हमारे लोगों को नहीं डरना है, डरना दूसरों को चाहिए। हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हमारे आदमी के मन में डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये हमारा मुख्यमंत्री आने जा रहा है। कल भी दो हमारे साथ सोपोलॉजिस्ट थे, उसमें बात ये हो रही थी कि ये जो डर वाली बात है, ये डर तो मन से तब निकलेगा जब चुनाव से पहले माहौल में भारतीय जनता पार्टी ये लोगों के मन में बात बैठाने में कामयाब हो कि हम सरकार बना रहे हैं। पहले आप परसेप्शन में अगर आप आ जाएंगे तभी वो जो है डर जाएगा क्या, वरना सीआरपी को देख कर डर चला जाएगा। नहीं, मूल बात यही है। लेकिन सरकार में आ रहे हैं से एक कदम आगे जिसको बढ़कर कहें, अमित शाह बंगाल में यथावत हैं, लगातार हैं, निरंतरता के साथ हैं। यह भी एक डर भगाने का बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। और जब अमित शाह वहां होते हैं, जब उन्होंने पिछली बार कहा था कि 15 दिन, अभी कुछ दिन पहले कहा कि 15 दिन अब मैं यहीं रहने वाला हूं, तो सबको लगा ये कहां रहेंगे, लेकिन अब लगभग प्रतिदिन वो वही है वो। और जिस तरह से उन्होंने कमान संभाली हुई है, मैं इसकी तुलना कर रहा हूं, वैसा परिणाम नहीं होगा क्योंकि दोनों प्रदेशों में बहुत अंतर है। लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश का 2014 का लोकसभा चुनाव, जब वो प्रभारी के तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम कर रहे थे, ठीक वैसे एक एक सीट की मैपिंग, एक एक कैंडिडेट का चयन, एक एक जगह की रणनीति क्या होगी, ठीक उसी तरह से काम कर रहे हैं। नतीजा भी वैसा जी, नतीजा भी वैसा होगा। नतीजा एकदम वैसा तो नहीं होगा क्योंकि वो तो 73 सीट्स आई थी, 80 में से 71+2। लेकिन हां, अब मुझे भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर बहुत मजबूती से बढ़ रही है। ये इतनी मजबूती से आपने कहा, उसमें फिर अंत में आते आपने जिस राज्य में 75-80 सीटें ऐसी हो कि मुसलमान तय कर लेगा तो वही जिताएगा, तो वहां आप समझिए ना, वहां कैसे आप वहां 75-80 से तो ममता जी शुरू करती है, 100 मान लीजिए उसको, तो 294 में 194 पे लड़ना है। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बड़ा शानदार रहता है, तो इसलिए 194 में से 148, 150, 152, 155 तक ये सीटें हो सकती है। ज्यादा संभावना क्या लग रही है अभी? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। बोलिए गुरु। मैं तो पहले दिन से आपसे कह रहा था, और आप लोग कहते 3-2 करते थे, 3-1 करते थे, मान नहीं रहे थे। नहीं, मैं तो मान रहा था। जैसे महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो जीतने के लिए ही हुआ था, और उस रास्ते में जो आए गए वो सब मारे गए, चाहे जिस रूप से मारे गए। भीष्म पितामह को मारा गया, कर्ण को मारा गया, द्रोण को मारा गया। जंघा नहीं तोड़ना था, लेकिन दुर्योधन की जंघा भी तोड़ी गई। वो धर्म विरुद्ध था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जंघा तोड़ी गई, उसको कमर से नीचे प्रहार किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना देश के लिए बहुत आवश्यक है, मैं ये मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह यदि वहां पर बैठे हुए हैं तो आप ध्यान रखिएगा, याद कर दीजिएगा, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो उत्तर प्रदेश हम अभी कह रहे थे, बिहार में अमित शाह जी ने ऐसे ही कैंपिंग किया था, और जितने भी नट बोल्ट थे
तो एक दूसरे के विरोध करना, खेमे बंदी, ये एक उसका टांग खींच रहा है, दूसरा एक ही लाइन का संदेश था, जो कुछ करना होगा चुनाव के बाद कर लेना। चुनाव तक पूरी एक टीम के तौर पर भाजपा लड़ती हुई दिखनी चाहिए, उसमें इफ और बट कुछ नहीं होगा, और जो जरूरत है संसाधन से लेकर के जिस भी चीज की जरूरत हो वो सब चीज उपलब्ध होगा, लेकिन हार स्वीकार नहीं है। ये सर 2021 महाभारत का उदाहरण इसलिए दिया आपने कि मतलब जीतना ही है एट एनी कॉस्ट। नहीं, जीतना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं, जीतना ही चाहिए ये देश के लिए, तो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कुछ भी करना पड़े, बंगाल जीतना बहुत आवश्यक है। इस ममता नाम की महिला से मुक्ति देश के लिए बहुत सुखद होगा। आप कुछ कह रहे हैं, बोले, फिर मैं खबर बताता हूं। मैंने कहा रागी सर जो सब बता रहे हैं वो अमित शाह जी ने 2021 में भी कहा था वहां पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन 2021 के बाद 2026 का जो टाइम था, 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने अपने हार का बहुत अच्छे से मूल्यांकन किया, और जो सीटें कमजोर थी वहां संगठन लगातार माहौल बना लिया बीजेपी ने, इस बार जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, सरकार बनाने। मैं आपको प्रोफेसर 2-3 खबरें बताता हूं बंगाल की, फिर आपके पास मैं आता हूं। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, नरेंद्र मोदी एक शादी में चले गए थे, तो उस वक्त पूरी खबर नहीं आई थी, बाद में वो तस्वीर के बारे में सब कुछ आया, तो वो आप देखिए जरा। और ये चीजें हर आदमी से आप अपेक्षा नहीं करते। इलेक्शन है, नेता बहुत आपको मृदुल, मधुर, सुलभ, झुकंधे झुके हुए हर नेता का दिखाई देता है इलेक्शन में। ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग था। सिलीगुड़ी में वो शादी के समारोह में शरीक होने के लिए नहीं गए थे, वो शादीशुदा जोड़े से इस बात के लिए रिग्रेट एक्सप्रेस करने गए थे कि सिक्योरिटी की वजह से आपके कार्यक्रम में कहीं कोई विघ्न ना पड़ा हो, कि हमारी वजह से यहां बड़ा सुरक्षा का तामझाम हो गया। वो एक रिजॉर्ट पे शादी होनी थी, तो वो असुविधा पर वो खेद प्रकट करने के लिए वहां पर प्रधानमंत्री गए थे। इसमें अगर ऑडियो भी है तो सुना दीजिए। आपको शादी में जो छोटी छोटी बातों से आदमी जो है थोड़ा दिल जीतने की कोशिश करता है। मैंने कहा इंटरेस्टिंग तस्वीर थी, मैं आपको दिखाऊं। अब देखिए एक और बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से पहले ईडी ने आईपैक, जो वहां जो एजेंसी है इलेक्शन स्ट्रैटेजी की, जो पीके प्रशांत किशोर की थी, वो अब अलग हो गए। उसके यहाँ छापा पड़ा था, उसमें ममता बनर्जी पहुंच गई थी, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी के कंडक्ट को ठीक नहीं बताया। उसके बाद दोबारा एक बार फिर छापे पड़े। अब आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया गया है और चंदेल को 10 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के चर्चित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। आईपैक मतलब इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी साल 2021 से तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति और कैंपेन मैनेजमेंट को संभाल रही है। और ईडी ने यह आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने बताया कि इस स्कैम से जो पैसा कमाया गया, उस पैसे का इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया, इसीलिए आईपैक की जांच हम कर रहे हैं। लेकिन अब अरेस्ट हुई है। अरेस्ट कोई भी एजेंसी तब करती है जब उसके पास कोई प्रथम दृष्टया कोई ऐसी चीजें उसके हाथ लगती हैं जो जोड़ती हो उस व्यक्ति को या उस संस्था को, उस व्यक्ति को उस क्राइम से जिसकी वो जांच की जा रही है। ये पहली बात तो ये एक इंपॉर्टेंट था। दूसरा में एक आरोप तृणमूल कांग्रेस ने और बड़ा लगाया, उसकी मैं बात करूंगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, झगड़ा बंगाल का इससे ही बड़ा बना था और बीच इलेक्शन ये कार्रवाई हो रही है। देखिए, ईडी एक्शन ने तो आम आदमी पार्टी के वो साउथ लॉबी वो सारी करके किया था, और उसका नतीजा क्या निकला ये तो हम सब जानते हैं कि ईडी किस तरह एक्ट करती है, इसके जितने सेंट्रल एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो किस तरह काम करती हैं। लेकिन अगर खासकर इस केस को भी मैंने बहुत ध्यान से आज पढ़ा और समझने की कोशिश की, एक चीज़ तो बड़ा क्लियर है कि इन्होंने पूरा बीड़ा उठाया हुआ है ममता बनर्जी के इलेक्शन का, चाहे उनको डिटेल्स हो, सारी चीज़ें हैं, और उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी जोड़ रहे हैं जो एक तरह से करप्शन का मामला है पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस का, उससे जोड़ के वो दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये क्लियरली लग रहा है कि ये इलेक्शन के पहले की जो तैयारी है वो है, और इसमें बीजेपी काफ़ी आगे है इस चीज़ में। और आम आदमी पार्टी वो दिखा दिया, उसके जजमेंट ने दिखा दिया कि क्या हुआ था और क्या नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है एक तस्वीर यहाँ पे भी दिखेगी आपको। लेकिन आने वाले समय में ये भी बता दूं,
पब्लिक इसको ध्यान नहीं दे रही है, और जितना भी काम इनको करना था वो इलेक्शन के पहले वो सारा कुछ कर चुके होंगे। और जिस तरह से ममता जी ने उनके ऑफिस में जाके वो आईपैड और पेन ड्राइव और कंप्यूटर्स लेके आए, तो वो भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई राजनीतिक पेच जरूर है। सौरभ जी, एक आरोप जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है कि पुलिस को हटा के जो सेंट्रल एजेंसियां हैं जो लगाई गई हैं वहां पर, सेंट्रल एजेंसी कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, सुरक्षा बल जो लगाए गए हैं वो पुलिस थानों पर जाकर के अधिकार जमा रही हैं। ये आरोप जो सांसद हैं एक इनकी सागरिका घोष, उन्होंने ये आरोप लगाया है। अब इस आरोप की सच्चाई तो ग्राउंड पर बिल्कुल जाकर के पता चलेगी, लेकिन अपने आप में जो आरोप है ये लोगों के बीच में एक आप कह सकते हैं ना कंकर फेंकने वाला है कि भाई यहाँ सब कुछ शांत है, वहां पर एक बार फिर से जो है थोड़ी हलचल पैदा करो। वो लिख रही हैं कि नॉट ओनली देयर हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन बंगाल बट रिपोर्ट्स दैट सेंट्रल फोर्सेज आर नाउ टेकिंग ओवर पुलिस स्टेशंस, सेलेक्टिव अरेस्ट आर बीइंग मेड अंडर हार्श लॉज। और फिर इसमें वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है और मोदी शार मर्डरिंग डेमोक्रेसी। ये किसी भी क्लॉज के तहत ये मुमकिन है क्या कि सेंट्रल एजेंसी जो है वो पुलिस का काम करने लगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस समय लिखता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती और हो सकता है कि उसको डिटेन भी कर लिया जाता, क्योंकि ये सीधे सीधे अफवाह फैलाना है, झूठ फैलाना है। जो सेंट्रल एजेंसी होती है वो डिप्लॉय की जाती है किसके कहने पर? जाहिर है जो वहां का सेक्टर मजिस्ट्रेट होगा, जो उनकी बटालियन का कमांडेंट होगा, उनके कोऑर्डिनेशन से वो चलती है। और वो कौन कोऑर्डिनेट करता है? अंत में वही जिला प्रशासन होता है, वही डीएम होता है, वही एसपी होता है या सीपी होता है, या जो भी वहां जिस तरह की व्यवस्था अलग अलग जगह पर होती है। तो एक तो ये सीधे सीधे अफवाह फैलाने की कोशिश है। दूसरा, जब सेंट्रल एजेंसी चुनाव के समय डिप्लॉय की जाती है या नॉर्मल सिनेरियो में भी डिप्लॉय की जाती है, तो उनको कोऑर्डिनेट करने का काम वाया लोकल पुलिस होता है। लेकिन चूंकि बंगाल में जिस तरह से जिसको कहते हैं ना कि हाथ मिले हुए हैं कैडर के और वहां के पुलिस के, तो उसमें चुनाव आयोग ने यह एहतियात बरता है कि लोकल पुलिस किसी भी तरह से डेविएट न कर सके, कुछ कंफ्यूजन न क्रिएट कर सके, उसके लिए अथॉरिटी दी गई और इसीलिए वहां सबसे ज्यादा स्थानांतरण भी हुए। तो मुझे लगता है ये स्पष्टता समझना होगा, कोई पुलिस थाने पर जाकर सेंट्रल एजेंसी नहीं कब्जा करने वाली, ना वो वहां बैठेगी, लेकिन हां कमांड के तौर पर निश्चित तौर पर सेंट्रल एजेंसियों का एक रहेगा। बंगाल में सीपीएम के दौर से ही पुलिस प्रशासन और पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बीच में हमेशा संबंध रहा है जी। जो पार्टी चाहती है वही पुलिस काम करती है, ये सबको पता है। टीएमसी के दौर में भी वही कार्य संस्कृति रही है। ऐसे में एक व्यक्ति ने, बहुत बंगाल के एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा आज से 5-6 दिन पहले, उसका थोड़ा सा जिक्र मैंने कहानी कुर्सी में कहा था कि आप लोगों ने बड़े टॉप प्रशासन तो बदल दिया, लेकिन असली गोरख धंधा कौन करता है? एसएचओ करता है और प्रधान करता है, पंचायत प्रधान करता है। वो लोग असली गोरख धंधा टीएमसी के लिए काम करते हैं। जब तक आप लोग उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी उनको कंट्रोल नहीं करती है, तब तक कुछ नहीं होने के लिए भी हायर अप्स का ही तबादला किया। मेरा कहना है कि मान ले तो हो सकता है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वो उन पर ध्यान रखेगा, काम सेंट्रल फोर्सेस नहीं करती। अब एक तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती है और संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर एक कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बड़ी देर तक बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत होती रही। इस वीडियो में प्रधानमंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भी लोगों से प्रधानमंत्री दुआ सलाम कर रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया था राहुल गांधी से मिले थे, वो एक कार्यक्रम में जाते हुए राहुल गांधी से भी उनकी थोड़ी देर तक रुक करके मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री की। अभी खड़गे साहब ने तो बोला ना आसाम में कि नमाज तोड़ के भी अगर सांप को कुचलना पड़े तो मारो, ये आरएसएस बीजेपी जहरीला सांप है। तो वही मैं कह रहा था आपसे कि नेता लोग भी बिल्कुल इनका ऑफ ऑन का बटन बड़ा कमाल का होता है, सब बातें उस वक्त भूल जाते हैं। मुझे लगता है सबको पता है कि ये जो हम कह रहे हैं चुनाव के लिए कह रहे हैं, ये मतलब हुआ ना सर? चुनाव के समय कह के तो भूल ही जाते हैं, जब पार्टी में लेते तब भी भूल जाते। बड़ी बात तो तब है कि अपनी पार्टी में लेकर उनको बड़े पद पे बिठाते तब भी आप भूल जाते उन्होंने आपको कैसे अपमानित किया था। हाँ। तो ये राजनीति है और राजनीति में ये होता रहता है। और खड़गे साहब तो वैसे भी दलित है और अम्बेडकर साहब की आज जयंती है,
तो अब एक ये भी मैसेज होगा कि भाई दलितों का प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे से मुलाकात की है। खड़गे साहब बड़े नेता है, प्रधानमंत्री मोदी सबसे मिलते हैं। और राहुल गांधी से भी अगर मिले, जो राहुल गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी का व्यवहार रहा है, खड़गे साहब का तो ठीक है एक आध उदाहरण होगा, राहुल गांधी का तो उदाहरण भरे पड़े जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले किए, अपशब्दों का प्रयोग किया, तब भी बड़ी अच्छी उसके बात बाद भी मुलाकात प्रधानमंत्री की। मोदी इतने सम्मान से राहुल गांधी से बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बड़ी बात है। लेकिन अभी देखिए ना, अभी इलेक्शन बाकी है, इलेक्शन में भी और बहुत कुछ कहा जाएगा, जवाब दिया जाएगा, लेकिन अभी तो इन दोनों के बीच पता नहीं, वहां तो ऐसा नहीं मौका होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने सारे दलों से महिला आरक्षण संशोधन पर जो है साथ मांगा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है उसमें कोटा में कोटा और फिर डिलिमिटेशन में नॉर्थ साउथ, ये सारी बातें जो वो हैं वो कह रही हैं। अब प्रधानमंत्री यहीं कह लेते खड़गे साहब, वो बातें देख लीजिएगा जरा आप। हाँ? नहीं, उसमें ये भी है ना कि एक कहीं बोनहोमी जो पहले दिखा था राहुल जी के साथ, यहाँ भी दिखाने की कोशिश कर, और ये ओकेजन ही ऐसा है कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वहाँ भी वाद विवाद हो। तो मुझे लगता है, और खड़गे साहब तो जिस भाषा जिस शैली का प्रयोग करते हैं हम सबको पता है, थोड़ा सा उनको मॉडरेट कांग्रेस को भी करना महिला आरक्षण में बता दीजिए, आपको लग रहा है विपक्ष साथ दे देगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। इस बार सोच के भी आया था, इस बार विपक्ष साथ नहीं देगा, क्योंकि बहुत चांसेस है कि वो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की बात करें। इस बार थोड़ा डिफर होगा पिछले बार से, और इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है। समाजवादी पार्टी तो पहले से कह रही है, कांग्रेस भी शायद उसमें हाँ में हाँ मिला रही है, तो कहीं ना कोई कुछ पेच होगा। लेकिन जिस तरह पहले पास हो गया था, इस बार वो, अरे इसमें देखिए मजेदार बात यह है, जब ये 2023 में जब ये आया था बिल ओरिजिनल, तब कांग्रेस कह रही थी 24 के इलेक्शन से लागू करो, अब बीजेपी कह रही है हम 29 से लागू कर देंगे। दोनों में विरोधाभास है वैसे अगर आप देखें तो। आज आप जो देखेंगे, आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज एक लेख लिखा है, और उनके सलाहकार ने भी एक लेख लिखा है। दोनों लेख का दो निष्कर्ष है, एक तो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा ये डिलिमिटेशन पहले करना चाहते हैं, यानी कि जनसंख्या का जो गणित होना है उसके पहले ही ये डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। और ये पूरा तैयारी इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अभी के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, हाँ। और 2019 की तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। ये सोनिया गांधी के लेख का लब्बो-लुआब है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके समर्थन में जाने वाली है। नहीं तो फिर वो कैसे कहेगी? अभी मैंने सुना कांग्रेस के लोगों को ये कहते हैं कि हम तो डे वन से कह रहे हैं कि पहले फुर्सत में इसको लागू करो। प्रधानमंत्री यही तो एक्सपोज करेंगे उनको। इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज है, ये ठीक बात है, सोनिया जी ने लेख लिखा है और उसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, तर्क भी उनके कुछ हद तक ठीक है, तो कुछ सलाहकार ने भी लिखा है। लेकिन मूल बात क्या है? देश की जनता को दिख रहा है, महिलाओं को दिख रहा है कि अगर ये हो गया तो हमें 33% सीटें महिलाओं को मिलने वाली, और अगर ये रुक गया तो हमारी सीट गई। तो अब अगर कांग्रेस और विपक्षी रुक गया वाले खेमे में जाना चाहते हैं, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी की अगली कैंपेन क्या होगी, उसकी तैयारी करें। उनको ओबीसी की चिंता करनी है ना, वो उसको ओबीसी पर ले आए ना, वो 3 दिन की चर्चा में जरूर। ममता जी तो पहले से क्लियर है, वो तो बोलती है कि हम 33%